हेलो, मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी नाइन। ये है टीवी9 नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। मैं लेकर आती हूँ सेफ मही इन्वेस्ट कर। हम सभी को पता है कि हम सबको एक ना एक दिन रिटायर होना है और हम सभी सपना देखते हैं कि एक हैप्पी रिटायर्ड लाइफ हम जिएंगे। लेकिन हम इस रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कितनी कर रहे हैं और कहाँ आपसे कमी रह जा रही है, तो आज इसी पर मैं बात करने वाली हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं फिंटू। ये एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। इसके फाउंडर सीए मनीष पी हिंगर। हाय मनीष, स्वागत है आपका मनी नाइन पर। रिटायरमेंट को लेकर के जब आप लोगों की फाइनेंशियल प्लान्स देखते हैं, वो कितनी प्रायोरिटी में रहती है? लोग कितना सोच रहे हैं रिटायरमेंट के बारे में और कितना प्लान कर रहे हैं रिटायरमेंट के बारे में? क्योंकि कई रिपोर्ट्स हमें ये बताती है कि रिटायरमेंट जो है लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट में काफी नीचे है। मनी नाइन का सर्वे हुआ था, उसमें भी 73% लोगों ने कहा कि वो रिटायरमेंट के बारे में कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, कुछ सोचते नहीं है। या प्रियंका, आप बहुत सही बोल रही है। पब्लिक रिटायरमेंट को बहुत लेट यूज करती है। दे डोंट टेक इट ऑन अ मच प्रायोरिटी। वो उनके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में पहले कुछ दूसरे आते हैं, शौक वगैरह आते हैं। इट कैन बी फॉर देयर चाइल्ड एजुकेशन, इट कैन बी फॉर फॉरेन ट्रिप, और इट कैन बी सम ऑफ देयर लेजर एंड एवरीथिंग। रिटायरमेंट बहुत लेट आता है उनके इसके अंदर। और आई थिंक मेरे को इंडिया की पॉपुलेशन देख के लगता है कि दे स्टार्ट प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट आफ्टर 51, विच इज अ वेरी डेंजरस एज। सो आपको क्या लगता है कौन सी वो एज कैटेगरी है जिसमें हमें रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए? जैसे नौकरी लगी 20s में ही रिटायरमेंट के बारे में सोचे, क्योंकि उस समय कोई सोचता नहीं है कि अभी से आगे जा करके अभी हमें 30-40 साल है तब के लिए हम प्लान करें। तो अगर 50s में सोच रहे हैं तो लेट सोच रहे हैं, और 20s में सोच रहे हैं तो शायद जल्दी सोच रहे हैं। तो कौन सी वो राइट एज आपको लगती है एज अ फाइनेंशियल प्लानर? 20 में आई थिंक गर्लफ्रेंड को ज्यादा फोकस देना चाहिए, उसमें कोई गलत राय नहीं है। बट आफ्टर 35 आई थिंक दैट्स द बेस्ट एज व्हेन यू हैव योर फैमिली एंड एवरीथिंग। आफ्टर 35 यू शुड स्टार्ट पुटिंग सम ऑफ द स्मॉल मनी फॉर योर रिटायरमेंट फंड। दो अमाउंट पहले कम होना चाहिए, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है योर अमाउंट विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली। ओके, सो यू अग्री कि 20s में जो है वो टाइम होता है थोड़ा मौज मस्ती, बाहर यस। जाइए, घूमिए दोस्तों के साथ, और उसके बाद आपको लगता है 35 के आसपास की प्लानिंग शुरू होनी चाहिए। मुझे ये बताइए कि जब कोई नौकरी शुरू करता है तो उस समय से ही अगर बचत करने की आदत लगा ले तो वो अच्छा नहीं होगा उनके लिए? मेरे हिसाब से प्रियंका, उनको बचत की आदत उस टाइम से भी होती है। सेविंग्स वो 20-25 से भी स्टार्ट कर देते हैं जब सैलरी लाती है। बट द प्रॉब्लम इज दैट दे डोंट टैग इट फॉर रिटायरमेंट। वो उसको रिटायरमेंट के लिए टैग नहीं करते हैं। सो 3 और 4 ईयर्स में अगर आपने एक म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू करी, उसका एक कॉर्पस बन रहा है, वो कॉर्पस 1 और 2 लाख रुपीज हुआ, देन सम थॉट और समथिंग ड्रीम सामने आ जाते हैं, विशेष सामने आ जाती है कि अच्छा मैं एक बाइक ले लेता हूँ, अच्छा मैं एक फॉरेन ट्रिप करके आ जाता हूँ, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस, और वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तो आई थिंक उस टाइम सबसे अच्छी रिटायरमेंट के हिसाब से अगर सेविंग कुछ है तो वो प्रोविडेंट फंड होता है, जो हमेशा अपना साथ रखना चाहिए। और आपको कोई ना कोई एक एसआईपी को टैग करना चाहिए कि मैं इसको रिटायरमेंट से पहले नहीं निकालूंगा। अगर आप में इतना डिसिप्लिन है, इफ यू कैन फॉलो दिस मच ऑफ डिसिप्लिन, आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। अच्छा, रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे तैयार करें? क्योंकि सबकी लाइफस्टाइल, सबकी जरूरतें और सब कुछ अलग हो सकती है। तो क्या रिटायरमेंट कॉर्पस को लेकर कुछ रूल है जो आप फॉलो करने के लिए मनीष कहते हैं? आई थिंक प्रियंका, रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंडिया में पब्लिक देखती नहीं है। अगर आप रिसर्च और सर्वे के नंबर देखेंगे, मोस्टली पब्लिक रिटायरमेंट के लिए जो पैसा निवेश करके कहीं पे रखती है, तो आइदर वो फिक्स डिपॉजिट में रखती है बैंक में, और अदरवाइज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में रखती है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट की बात करें, कॉर्पस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट कि मेरे को ये कॉर्पस 60 के बाद बन जाएगा एंड आई एम गेटिंग रिटर्न 7 और 8%, जो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आपको आफ्टर 10 और 15 ईयर्स यू कैन एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ 7 और 8% फ्रॉम योर फिक्स डिपॉजिट। आई थिंक उस टाइम फिक्स डिपॉजिट की रेट कहीं ना कहीं 2 और 3% होगी। तो आपको कॉर्पस बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए कि वो कॉर्पस से आपको कितना रिटर्न मिल के आएगा। एंड सेकंड, मेरे को जो लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक जहां होती है कि हम टोटली डिपेंड किसी एक एसेट क्लास पे हो जाते हैं जो हमारे को रिटायरमेंट से सारा पैसा दे। थिंग्स शुड नॉट बी लाइक दैट। आपके पास 2 और 3 ऐसी बास्केट होनी चाहिए जहां से आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपको पैसा मिल सके। तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, एक आपका प्रोविडेंट फंड हो सकता है, एक आपका म्यूचुअल फंड का टोटल कॉर्पस हो सकता है। सो आप किसी एक पे डिपेंड नहीं रहते, आपके पास 2 और 3 ऑप्शंस होते हैं जहां से आपको पैसा मिलता है। और इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इंडिया में 60% पब्लिक जब रिटायरमेंट कॉर्पस की बात करती है तो वो इन्फ्लेशन को नहीं समझती है। आई थिंक 7 और 8% भी हम इन्फ्लेशन नहीं पकड़ेंगे, हमें सोचेंगे कि उस टाइम भी आई नीड ओनली 50,000 और 60,000 रुपीज, आई थिंक इट विल बी लिटिल लेस।
ठीक है, तो इन्फ्लेशन का ख्याल रखना है, और ये बहुत सही आइडिया आपने कहा कि सिर्फ एक बास्केट नहीं होने चाहिए, 3 बास्केट होने चाहिए, जो आपको एक जो है बैकअप हमेशा हर चीज का आपके पास होना चाहिए। जब आप रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए लोगों को कहते हैं, तो आपको क्या लगता है वो एक कौन सी बात है? एक तो आपने फिक्स डिपॉजिट का जिक्र किया, इसके अलावा कौन सी वो एक इन्वेस्टमेंट एसेट है जिसमें लोगों को लगता है कि इसमें निवेश करना चाहिए, लेकिन आपको लगता है वो बिल्कुल गलत है? कौन सी एक वो गलती है जो करते हैं? फिक्स डिपॉजिट और लाइफ इंश्योरेंस, आई थिंक उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा नहीं होना चाहिए। नो डाउट आपको फिक्स डिपॉजिट एक सेफ्टी देता है, बट सेफ्टी में आपको दूसरे ऑप्शंस भी मिलते हैं जहां पे आप आपका पैसा पार्क कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट आपको 2-3% टैक्सेबल रिटर्न देता है, तो अगर मैं उसका टैक्स फ्री रिटर्न निकालने की कोशिश करूंगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो वो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा आपके लिए। आई थिंक उसको कभी नहीं करना चाहिए। एंड सेकेंडली, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ऐसी रखिए, बिकॉज कमर्शियल प्रॉपर्टी हमेशा आपको रेंट की यील्ड अच्छी देती है, रादर देन हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके अंदर हमको रेंटल अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके अंदर हमको रेंटल अच्छा आता है। और आई थिंक रिटायरमेंट पे जो सबसे जरूरी चीज है वो है कि मेरे घर में हर महीने पैसा आना चाहिए फॉर माई मेडिकल इमरजेंसी, फॉर माई ग्रोसरी एंड एवरीथिंग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपने म्यूचुअल फंड में भी कहा, तो म्यूचुअल फंड में जो है रिस्क भी होता है, इसलिए लोग उससे थोड़ा सा दूर भी भागते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में अगर कोई रिटायरमेंट के लिए पैसे इकट्ठा करना चाह रहा है, तो उसमें किस तरह के फंड्स में आप इन्वेस्ट करने के लिए कहते हैं, और क्या देखने के लिए कहते हैं, किस बात का ख्याल रखें उसमें? प्रियंका, आपको 3 सेट ऑफ एज क्लास बनाना चाहिए, 35 टू 45, 45 टू 55 एंड 55 एंड अबाउ। अगर कोई भी पर्सन 35 से 45 एज रेंज के बीच में है, तो मेरे हिसाब से उसको उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसके अंदर 100% पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिकॉज हमारे पास जो रिटायरमेंट है उसके लिए 20 और 25 साल कहीं ना कहीं बाकी है। मेरे पास अगर 25 ईयर्स पेंडिंग है तो आई कैन इन्वेस्ट टोटली इनटू इक्विटी, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर आप 45 से 55 के बीच में है, तो आपका पैसा आप 60% इक्विटी में रखिए और 40% आपका पैसा आप डेट में या बैलेंस फंड में रखिए, जिसके अंदर 50% इक्विटी होता है, 50% डेट होता है। आपको ऐसे बहुत सारे फंड मिलेंगे, सो दैट आप इक्विटी के अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं, क्योंकि अभी भी आपके रिटायरमेंट में कहीं ना कहीं 15 से 10 या 15 साल पेंडिंग है। अगर आप 55 के आसपास है तो डेफिनेटली आपको सोचना चाहिए, फिर आपको ज्यादा रिटायरमेंट के लिए रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपके रिटायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ करीबन 5 साल बाकी होते हैं। और अगर 5 ईयर्स पेंडिंग है तो आई थिंक दैट इज द राइट इन्वेस्टमेंट टू डू इट इनटू सम ऑफ द बैलेंस फंड, जिसके अंदर 60% डेट हो और 40% इक्विटी हो। जितना आपका पीरियड लंबा रहेगा उतना आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। राइट, तो फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग जो है जल्दी शुरू करें, ये सलाह मनीष आपको देते हुए और बताते हुए कि कैसे कि केवल एक निवेश पर ही आप डिपेंडेंट नहीं रहिए। पीपीएफ और ईपीएफ अगर है तो अच्छी बात है, इसके साथ एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और म्यूचुअल फंड पे तो आपने समझा दिया मनीष की कैसे आप कैटेगराइज कर सकते हैं एज के हिसाब से। कमर्शियल प्रॉपर्टी का ये एंगल जो है, ये मैंने बहुत कम सुना, इनफैक्ट मैंने किसी फाइनेंशियल प्लानर से सुना नहीं, तो मैं समझना चाहूंगी क्यों आप सजेस्ट करें कमर्शियल प्रॉपर्टी हो? क्योंकि हम सब देखते हैं कि एक घर होना चाहिए अपना, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी। क्या आप रेंट के लिए हाथ से कह रहे हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सो प्रियंका, अगर हम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करें, खुद के रहने की बात करें, हम उसको हमारी लैंग्वेज में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हम कभी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में कंसिडर नहीं करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग समझने की कोशिश करते हैं जहां पे एक कोई एसेट क्लास मेरे को पैसा दे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वो मेरी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो सकती? एट द एज ऑफ 60 मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी जो ओन प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, उसको मैं किसी को रेंट पे दे दूं और मैं रेंट पे रहूं। दैट टाइम व्हाट यू वांट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट। मैं अदर देन एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, यूजुअली पब्लिक 45-50 के बाद में क्या करती है, फॉर हाउसिंग लोन लेती है, जिससे उनको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, एंड दे इन्वेस्ट दिस अमाउंट इनटू सम ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी अगर हम दोनों को कंपेयर करें, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर आपको रेंट हमेशा कम मिलेगा, लेकिन आपको एप्रिसिएशन गेन्स ज्यादा मिलते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो उसमें आपको एक रेंटल यील्ड बहुत अच्छी आती है, एप्रिसिएशन के चांसेस कम होते हैं। बट जैसा मैंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद में हमको जो सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है, हमको एप्रिसिएशन नहीं चाहिए होता है, हमको सेफ्टी ऑफ मनी चाहिए होता है, और सेकंड हमको चाहिए होता है एक ऐसी एसेट क्लास जो मेरे को डिसेंट मंथली रिटर्न्स दे सके, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में आपको ज्यादा मिलेगा। ऑफ कोर्स एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर योर ओन यूज शुड ऑलवेज बी देयर एंड शुड बी इन फर्स्ट प्रायोरिटी। यानी आप कह रहे हैं कि आपको एक ऐसी तैयारी रखनी चाहिए जो आपको एक मंथली इनकम दे रही हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि सैलरी नहीं आ रही होगी तो ठीक है, पेंशन का कुछ हिस्सा आ रहा होगा, कुछ लोग होंगे जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे उन्हें पेंशन नहीं मिला होगा, तो वैसे भी कमर्शियल प्रॉपर्टी एक अच्छा आइडिया। थैंक यू सो मच मनीष, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए और हमें समझाया कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है हम सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा
होना ही चाहिए, इसे इग्नोर नहीं कीजिए और अपने रिटायरमेंट को ज़्यादा जो है सिक्योर बनाने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं, मनीष से ये हो रही थी बात, तो तैयारी कीजिए कि 60 के बाद आपको कैसे जीना है और हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स आपको बताते रहते हैं, टिप्स देते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।